Hello students, today we are going to discuss our next chapter of biology, that is human health and disease. सो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में आज हम देखेंगे कि सबसे पहले ये हेल्थ क्या है और कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जो कॉज हो सकती हैं अगर कोई ह्यूमन जो है वो हेल्दी नहीं रहता है। तो देखिए हेल्थ, देखिए लॉन्ग टाइम से यही कंसिडर की जाती रही है कि अगर बॉडी की जो स्टेट है या माइंड है, अगर उसमें जो है एक बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं रहता है। बट ये नहीं है कि अगर आप, जैसे कि यहाँ पे इसने बताया है, दैट इज़ व्हाट अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम भी मेडिसिन का असर्ट करता रहा कि जो स्टेट ऑफ बॉडी है और माइंड है तो उसके बीच में एक देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। सो उसको कंसिडर करते रहे वो हेल्थ के पैरामीटर्स के लिए वो ये मानते रहे कि हेल्थ इससे अफेक्टेड होती है। ठीक है, कि बॉडी की जो स्टेट है, माइंड की जो स्टेट है, उसमें कुछ ह्यूमर्स का बैलेंस है, तो उसको मानते रहे, जैसे कि हिपोक्रेट्स है या इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम है मेडिसिन का। तो देखिए ये माना जाता था कि जितने भी लोग ब्लैक बाइल के साथ हैं वो हॉट पर्सनालिटी को बिलोंग करते हैं और उन्हें फीवर हो सकता है। तो ये देखिए प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट से ये जो आइडिया है ये अराइव्ड हुआ है। और जैसे ही विलियम हार्वे के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की गई एक्सपेरिमेंटल मेथड से और डेमोन्स्ट्रेशन की गई नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर की किसी भी पर्सन में जो ब्लैक बाइल के साथ था, थर्मोमीटर को यूज़ करके जब उसमें टेम्परेचर को भी यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया तो उसने ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस जो हेल्थ की थी उसको डिसप्रूव कर दिया। लेटर ईयर्स में बायोलॉजी ने ये स्टेट किया कि माइंड इन्फ्लुएंस करता है किसके थ्रू, न्यूरल सिस्टम के थ्रू एंड एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू, हमारे इम्यून सिस्टम के थ्रू, और ये हमारा इम्यून सिस्टम हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है। सो माइंड का और मेंटल स्टेट जो है ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स जो हमारी हेल्थ है वो किसके द्वारा अफेक्टेड हो सकती है, बाय वेरियस जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो कि किसी भी चिल्ड्रन में बाय बर्थ ही उसके पेरेंट्स से इनहेरिट हुए हैं उसमें, और जा इन्फेक्शन से, जा लाइफस्टाइल जो हमारा, जैसे फूड और वाटर जो हम ले रहे हैं, जो रेस्ट एंड एक्सरसाइज जो हम अपनी बॉडी को दे रहे हैं, एंड जो हैबिट्स जो हमारे में हैं या हैबिट्स जो हमारे में नहीं हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। तो हेल्थ को क्या बोला जाएगा कि इसके अगर आपने डिफाइन करना है, हेल्थ को अगर हम डिफाइन करेंगे, सो दैट इज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन अगर है तो उस पर्सन को हम हेल्दी बोलेंगे। That is complete state of physical, mental and social well-being of a person. ठीक है जी। और जैसे ही मतलब कि हमारे ये जैसे कुछ ऑर्गन्स है बॉडी के या सिस्टम है बॉडी का, अगर वो एडवर्सली अफेक्ट होता है तो उससे क्या है कि बहुत सारे साइंस और सिम्टम्स दिखते हैं और हम बोलते हैं कि हम हेल्दी नहीं हैं, हमें क्या है, डिजीज़ है। तो डिजीज़ दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, मतलब जब हमारी जो बॉडी है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं कर रही है तो अभी हम बोलते हैं कि हमारे में हम हेल्दी नहीं हैं और हमें डिजीज़ है। सो ये जो डिजीज़ है ये इन्फेक्शियस भी हो सकती है और नॉन इन्फेक्शियस भी हो सकती है। अगर तो डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो रही है, सच डिजीजेस आर नॉन एज इन्फेक्शियस डिजीजेस, तो वो बहुत ही कॉमन होती हैं। और देखिए यहाँ पे कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेज है, यहाँ पे जैसे एड्स है तो ये फैटल है। कुछ नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं जैसे कैंसर है तो वो मेजर कॉज बन जाता है डेथ का। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज भी हमारी हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट इज कि कॉमन डिजीजेज जो ह्यूमंस में होती हैं उसको देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी डिजीजेज हैं जो ह्यूमंस में कॉमनली हो जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिजीज को कॉज करने के लिए कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ह्यूमन में डिजीज को कॉज करते हैं। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड व्हाट, कि वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिजीज को कॉज करते हैं दे आर नॉन एज पैथोजेंस। ठीक है, उन्हें हम पैथोजेंस बोलते हैं। तो ये जो पैथोजेंस हैं व्हाट आर नॉन एज पैथोजेंस। सो पैथोजन क्या है कि वे डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। बहुत सारे पैरासाइट्स जो हैं तो ये पैथोजेंस होते हैं जो कि हमारे जैसे कि होस्ट की बॉडी पे वो अटैक करते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर ही रिसाइड करते हैं, होस्ट की मशीनरी को ही यूज़ करेंगे, उसमें ही मल्टीप्लाई करेंगे और उसकी नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ के साथ वो इंटरफेयर करेंगे और मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनल डैमेज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखिए कि जैसे एग्जाम्पल है कि पैथोजन गट में
एंटर कर गया, तो गट में एंटर किया उसने और स्टमक में वो सर्वाइव कर रहा है लो पीएच पे, और जितने भी एंजाइम्स हैं वहाँ पे उसको भी क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है उनको, जो जितने भी वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनके रेजिस्ट कर रहा है उन्हें, ताकि वो प्रॉपरली एक्शन ना कर सके। तो देखिए हमारे पास कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे कि इसने साल्मोनेला टाइफी का बताया हुआ है। तो ये जो साल्मोनेला टाइफी है ये टाइफाइड करता है, ये बैक्टीरिया जो है, ठीक है। सो टाइफाइड से क्या होता है, जनरली जो फीवर हो जाता है पर्सन में 39 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है, वीकनेस आ जाती है, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, हेडेक होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है, और एपेटाइट का मतलब कि उसको भूख लगनी बंद हो जाती है, और बहुत सारे कॉमन डिजीजेस, मतलब अगर हमने मेन सिम्टम्स देखने हैं तो ये होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इंटेस्टिनल परफोरेशन हो जाती है, डेथ भी हो सकती है सीवियर केसेस में, और जो टाइफाइड है, ठीक है, वो कंफर्म किया जा सकता है बाय मींस ऑफ विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट से आप टाइफाइड को कंफर्म कर सकते हैं। अब ये देखिए टाइफाइड का बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में। कौन सा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि यहाँ पे एक टाइफाइड मैरी थी। टाइफाइड मैरी जो थी, जिसका नाम जो था वैसे मैरी मैलन था, उसका निक नेम था टाइफाइड मैरी। शी वॉज अ कुक बाय प्रोफेशन, वो बाय प्रोफेशन कुक हुआ करती थी। तो वो क्या करती थी कि वो टाइफाइड का कैरियर थी, मतलब टाइफाइड खुद नहीं था उसको, वो कैरियर एक्ट कर रही थी टाइफाइड को। आगे जो थी वो जो खाना वो बनाती थी उसके थ्रू वो टाइफाइड को आगे आगे फैला रही थी। तो जैसे बाद में कंफर्म्ड हुआ उन लोगों से जिनको टाइफाइड था कि उन्होंने एक ही रेस्टोरेंट से खाना खाया है, तो जो चेकअप किया गया तो पता लगा कि येस कि मैरी मैलन जो थी उसको टाइफाइड मैरी के नाम से जाना गया, क्योंकि वो शी वॉज अ कैरियर ऑफ द डिजीज। बाद में तो उसको वहाँ से निकाल भी दिया गया रेस्टोरेंट से, शी वॉज डिनाइड टू वर्क इन दैट रेस्टोरेंट। सो ये कैरियर एक्ट कर रही थी, मतलब जो भी वो खाना बनाती थी तो उसके थ्रू वो टाइफाइड जो था वो आगे चला जाता था। सो वो कैरियर थी, खुद उसको टाइफाइड नहीं था, और जो भी वो खाना खाता था उसको टाइफाइड हो जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। ऐसे हम देखते हैं बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा हैं, ये निमोनिया कॉज करते हैं। निमोनिया से क्या होता है यहाँ पे कि जो एल्वेओलाई हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्लूइड के साथ फिल्ड हो जाते हैं और रेस्पिरेशन में सीवियर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो निमोनिया के सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं, फीवर हो जाता है, कफ, हेडेक रहती है। सीवियर केसेस में आपके लिप्स या फिंगर नेल्स जो हैं वो ग्रे से ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। हेल्दी पर्सन जो है वो इन्फेक्शन बाय ड्रॉपलेट्स और एरोजोल्स जो कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन के द्वारा या इवन उस ग्लासेस को शेयर करने से या यूटेंसिल्स को शेयर करने से, बर्तन भी इन्फेक्टेड पर्सन के शेयर करने से ये हो सकता है निमोनिया। डिसेंट्री है, प्लेग है, डिप्थेरिया है, ये भी कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं जो मैन में देखने को हमें मिलते हैं। बहुत सारे वायरसेस भी जो हैं ये क्या कर रहे हैं, ये इन्फेक्शन करते हैं। सो बहुत डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे राइनो वायरसेस हैं। तो ये रीनो वायरसेस ऐसा ग्रुप है वायरसेस का जो कि क्या करता है, ह्यूमन एलिमेंट्स का मेन है। जैसे कॉमन कोल्ड कर देता है, तो कॉमन कोल्ड से इन्फेक्टेड पर्सन क्या होता है, उसका नोज इन्फेक्ट होता है और रेस्पिरेटरी पैसेज होता है, बट लंग्स इन्फेक्ट नहीं होते हैं। इससे कॉमन कॉज मतलब अगर आप कॉमन कोल्ड को देखो तो इसमें क्या होता है, नेजल कंजेक्शन होती है और डिस्चार्ज होता है, गला सूखा रहता है, होर्सनेस होती है, खारिश होती है, मतलब गले में कफ रहती है, हेडेक रहती है और थकान रहती है। यूजुअली 3 से 7 दिन तक ये रहता है। ड्रॉपलेट्स जो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से कफ करने से या स्नीज करने से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो भी जो है वो क्या कर सकते हैं, किसी भी और इधर मतलब कि अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट भी है, पेन है, बुक है, कप है, डोरनॉब है, कंप्यूटर कीबोर्ड या माउस है, सो इसके थ्रू भी जो है वो इन्फेक्शन किसी वो हेल्दी पर्सन में डाल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो मलेरिया है। मलेरिया में प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। तो प्लाज्मोडियम की बहुत सारी स्पीशीज हैं, देखिए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम मलेरिया है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम है। तो प्लाज्मोडियम का हम लाइफ साइकिल देखते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि हमें हमेशा बाइट जो करती है वो फीमेल एनोफिलीज करती है। फीमेल एनोफिलीज के सलाइवा में जो है वो स्पोरोजोइट्स होते हैं। तो ये देखिए ये जो आपको दिख रही है
ये जो आपकी फीमेल एनोफेलिस है, ये यहाँ पे क्या रिलीज कर रही है, स्पोरोजॉइट्स को यहाँ पे रिलीज कर देती है। तो जैसे स्पोरोजॉइट्स जो हैं वो यहाँ पे उसके बाइट करने से जो है वो रिलीज होते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो लीवर में चले जाते हैं। जो लीवर में चले गए हैं स्पोरोजॉइट्स, वहाँ पे उन्होंने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना होता है। देखिए पैरासाइट एसेक्सुअली लीवर सेल्स में रिप्रोड्यूस करता है, सेल को बर्स्ट करता है और यहाँ पे बहुत सारे टाइम तक रहता है। ठीक है, बहुत सारे जो इसके सेल्स हैं, हेपेटिक सेल्स हैं, वहाँ पे ये चला जाता है। वहाँ बेसिकली एक तो यहाँ पे एरिथ्रोसाइटोसिस का प्रोसेस होना है लीवर सेल्स के बाद, और ये कौन सी है, ये एक्सो एरिथ्रोसाइटोसिस है। मतलब कि इन द लीवर सेल्स जो ये जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सरिथ्रोसाइटोसिस ये कर रहा है, मतलब एरिथ्रोसाइट से बाहर। अब ये कहाँ पे चला जाएगा, बाद में एरिथ्रोसाइट्स में चला जाएगा। कुछ यहाँ पे ही रिटेन रह जाएंगे। ठीक है, तभी तो इसमें होता है कि रेगुलर इंटरवल्स पे उस पेशेंट को जो है वो बुखार होता है, तो कुछ यहाँ पे रह जाते हैं, वो फिर से जो है वो आफ्टर फ्यू डेज रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता है। बट वो जो चला गया, क्लियर है, तो स्पोरोजॉइड स्टेज थी उसकी, स्पोरोजॉइड्स जो थे मतलब उसने रिलीज कर दिए थे। अब वो क्या था, वो चला गया रेड ब्लड सेल्स में। तो रेड ब्लड सेल्स में जैसे ही वो जाता है, तो उसमें क्या है कि यहाँ पे जो पैरासाइट है वो रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने लग जाता है। तो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद मतलब कुछ उसमें से ऐसे होते हैं कि वो उसमें से जो मेल गैमीट्स हैं, फीमेल गैमीट्स हैं, ठीक है, वो जो है मतलब उसके जो बने हैं। अब ये कैसे है कि उसके मतलब वहां पे चला गया है विद इन, क्योंकि यहाँ पे जो एक गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये किस में हो रहा है, ये ह्यूमंस में नहीं हो सकता है, ये एनोफिलिस मॉस्किटो के अंदर ही होगा। तो यहाँ पे जो मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है ना, इसके साथ फ्यूज होगा वो। ठीक है, और गैमेटोसाइट्स बनेंगे। आफ्टर दैट ये जो गैमेटोसाइट्स बने हैं उसके बाद ये मतलब क्या किया जाएगा, एज सच फीमेल मॉस्किटो उस गैमेटोसाइट्स को लेगी ब्लड मील के साथ, और एज सच ये जो क्या किए जाएंगे, ब्लड मील के साथ लिए हुए जो फीमेल मॉस्किटो के गैमेटोसाइट्स हैं ये चले जाएंगे मॉस्किटो के गट में। मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि मेल और फीमेल जो उसने बनाए थे, जो उसने प्रोड्यूस किए थे ये वाले, तो उसके बाद क्या हुआ है, अब ये वाले चले जाते हैं, मतलब इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, और ये क्या कर जाते हैं, फीमेल मॉस्किटो इनको ले लेती है गैमेटोसाइट्स को ब्लड मील के साथ, जैसे ही वो ब्लड को मतलब कि सक करती है वहाँ से ह्यूमंस में से, तो ये कहाँ पे चले जाते हैं, मॉस्किटो की गट में चले जाते हैं। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट मॉस्किटो की गट में होनी है उसकी। ठीक है, जो जाइगोट इनके साइड इसके अंदर बनना है वो गट में बनना है। तो वहाँ पे जो स्पोरोजॉइट्स हैं ये कहाँ पे रिलीज होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में बनने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड में इसके स्पोरोजॉइट्स बने हैं। अब जैसे ही वो जो है वो बाइट करेगी फीमेल मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को, अब तो वो जो रिलीज्ड स्पोरोजॉइट्स हैं वो क्या करे जाएंगे, वो चले मतलब अपने सलाइवा के थ्रू ही वो क्या कर देगी, स्पोरोजॉइट्स को उसके बॉडी के में क्या कर देगी, इंजेक्ट करवा देगी। सो इन्फेक्ट कर देगी उसको, स्पोरोजॉइट्स को वहाँ पे इंजेक्ट कर देगी बाइट के साथ, और वो स्पोरोजॉइट्स फिर से चले जाएंगे उस हेल्दी पर्सन के लीवर सेल्स में, और फिर से वो आरबीसीज में जाएंगे, फिर से वहाँ पे मेल फीमेल गैमीट्स बनेंगे, और फिर से ये लाइफ साइकिल ऐसे चलता रहेगा। और ये क्या कॉज करेगा, मलेरिया कॉज करता रहेगा। सो ये है कंप्लीट लाइफ साइकिल। ये तो बड़ा शॉर्ट वे है, इसमें बहुत सारी स्टेजेस जो हैं वो आती हैं। ठीक है, सो वो इतनी मतलब ये है कि हम डिस्कस्ड इसको कर रहे हैं वन शॉट में, तो आपको ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। क्लियर है। ऐसे देखिए एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है हमारे पास एक प्रोटोजोन पैरासाइट। तो ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है ह्यूमंस का जो एमीबियसिस करता है, एमीबिक डिसेंट्री बोलते हैं इसको। तो सिम्टम्स इस डिजीज के क्या है, कॉन्स्टिपेशन रहती है, पेट में दर्द रहेगी, क्रैम्प्स रहेंगे, या जो स्टूल है उसमें एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लोट्स होंगे। जितनी भी हाउस फ्लाइज है वो एज अ मैकेनिकल कैरियर एक्ट करती हैं, और ये पैरासाइट जो है ये फीसिस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से एक फूड के थ्रू जो है या फूड प्रोडक्ट्स के थ्रू जो है वहाँ पे दे देती हैं। जहाँ जितना भी ड्रिंकिंग वाटर है, पीने वाला पानी है, या फूड है फीकल मैटर के साथ जो कंटामिनेटेड है, वो भी इन्फेक्शन का मेन सोर्स बन जाता है इसमें। अब देखिए एक पर्सन में ये देखिए एलिफेंटियासिस हुई है। सो ये क्या है कि इसमें क्या हुआ है कि ये जो इसके मतलब ये जो इतनी एनलार्जमेंट हुई है ये किसके कारण हुई है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वचरेरिया बैनक्रॉफ्टी एक ऐसा है, और वचरेरिया मलई, ये फालेरियल वॉर्म्स होते हैं जो क्या करते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन करते हैं ऑर्गन्स की, जहाँ पे वो बहुत साल तक रहते हैं। यूजुअली लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं लोअर लिम्स की, ये लिम्फेटिक वेसल्स
फिंगर्स एंड लोअर लिम्स की, तो वहाँ पे एक डिजीज हो जाती है जिसको एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस बोला जाता है। इससे क्या है कि जेनिटल ऑर्गन्स भी अफेक्ट होते हैं, ये जो इसका पेनिस है जनरली ये भी इन्फेक्टेड होएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि इससे ग्रॉस डिफॉर्मिटीज आती हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि पैथोजन जो है ये ट्रांसमिट हो जाता है हेल्दी पर्सन में चला जाएगा। कैसे पैथोजन चला जाता है, जैसे ही उसको फीमेल मॉस्किटो के वेक्टर्स जो हैं उससे जैसे ही उस पर बाइट करेगी तो वो जो है उस फीमेल मॉस्किटो के थ्रू वो वहाँ पे हेल्दी पर्सन में वो चला जाएगा जो पैथोजन है इसका। बहुत सारी देखिए फंजाई है, जैसे कि माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटन है या एपिडर्मोफाइटन है, तो ये रिंगवॉर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप यहाँ पे देख रहे हो कि इसकी यहाँ पे देखिए कि कैसा हुआ है, यहाँ पे बड़ी क्योंकि रिंगवॉर्म क्या करता है, एक ऐसा ये मतलब इन्फेक्शन है जिससे बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी यहाँ पे इस रीजन पे। सो यहाँ पे स्किन पे, नेल पे, स्काल्प पे, ठीक है, ये डिफरेंट बॉडीज पे स्केली लेशंस आ जाते हैं। और क्या होता है कि लेशन से इंटेंस ईचिंग होती है। हीट और मॉइस्चर जो है वो उस फंजाई को हेल्प करता रहता है ग्रो करने के लिए। सो यहाँ पे वो स्किन फोल्ड्स में थ्राइब्स बना देता है, ये जो बने हुए हैं थ्राइब्स बन जाते हैं इसमें। तो जनरली कहता जो स्किन फोल्ड्स हैं उसमें थ्राइब बन जाते हैं, सच एज दोज जो ग्रॉइन रीजन्स के हैं जहाँ बिटवीन द जो टोज प्रेजेंट है, तो उसमें ये थ्राइब्स बना देता है। रिंगवॉर्म्स जनरली जो है वो सॉइल से या टॉवल यूज़ करने से या इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के क्लोथ्स या इवन उसका कॉम शेयर करने से भी ये रिंगवॉर्म्स जो है ये क्या कर सकते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्शन दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कि आपने अगर आप पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर बन जाता है इसका कि इसको प्रिवेंट करने के लिए पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन और पर्सनल हाइजीन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, बॉडी को क्लीन रखना पड़ता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फ्रूट, वेजिटेबल्स जो हैं वो लेने पड़ेंगे। सो पब्लिक हाइजीन में क्या आ जाएगा आपका कि प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट एंड एक्सक्रीटा का, पीरियोडिक क्लीनिंग होनी चाहिए, और वाटर रिजर्वायर्स की जितने भी पूल्स हैं या कैस्पल्स हैं, टैंक्स हैं, ऑब्जर्विंग, ताकि क्या किया जाए उसकी डिसइंफेक्शन हो। और जितने भी ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं हाइजीन की वो पब्लिक कैटरिंग में होनी चाहिए। सो ये ऐसे मेजर्स हैं ताकि आप जो इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं वो एक फूड से जो जा रहे हैं, जैसे वाटर से जा रहे हैं, जैसे टाइफाइड में, एमीबियासिस में, एस्केरिस में, तो उसको आप क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। तो एयरबॉर्न डिजीजेस भी देखी होती हैं, ये जो निमोनिया है, कॉमन कोल्ड है, ठीक है। सो इसमें क्या किया जा सकता है, आप क्या कर सकते हो कि जितने भी मतलब यहाँ पे कांटेक्ट है इन्फेक्टेड पर्सन के साथ या उनके बिलोंगिंग्स के साथ, उसको अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। मलेरिया और फाइलेरियासिस के लिए आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारे वहाँ पे जैसे गैम्बूजिया फिश होती है, तो इसको अगर इंट्रोड्यूस करवा दोगे आप यहाँ पे इन द पॉन्ड्स, तो ये मॉस्किटो के लार्वे को खा जाएगी। और अगर आप डिचेस में क्या करोगे, जो खड्डे होते हैं उनमें क्या करोगे, आप स्प्रे कर दोगे इंसेक्टिसाइड्स को, तो उसमें क्या हो जाएगा कि वो बच जाएगा। मतलब इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे कर सकते हो, तो उससे जो है ये आप इससे मलेरिया से बच सकते हो, ठीक है। ऐसे आप ड्रेनेज एरियाज़ में, स्वाम्प्स में जो होते हैं, इसमें भी इंसेक्टिसाइड्स की स्प्रे कर सकते हो, तो आप मलेरिया से, जैसे मच्छर है, बच सकते हो। बट मच्छरों से जंग आप कभी भी जीत नहीं सकते हो, ठीक है, क्योंकि इनमें रेजिस्टेंस भी हो गई है अब तो डीडीटी के लिए भी वो देखिए रेजिस्टेंट हो गए हैं कुछ मच्छर तो अब। तो इन एडिशन जो डोर विंडो है उनको प्रॉपरली आप प्रोवाइड कर सकते हो वायर मैश के साथ, ताकि वो मॉस्किटोज एंटर ही ना करें। तो ऐसी प्रिकॉशंस इंपॉर्टेंट है, स्पेशली लाइट ऑफ रिसेंट अगर वाइड स्प्रेड आप इंसिडेंसेस देख रहे हो वेक्टर बॉर्न, जैसे एडीज मॉस्किटो डिजीज करती है, लाइक डेंगू है, चिकनगुनिया है बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में, तो उससे बचा जा सकता है अगर आपके मेजर्स को ले रहे हो। तो अब देखिए इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी अगर हम देखेंगे तो ये बॉडी की ऐसी स्ट्रेंथ है जिससे वो क्या किसके लिए कैपेबल है कि आपके जितने भी आप
आप आउटर सोर्सेज के जितने भी पैथोजेंस आ रहे हैं तो उसके अगेंस्ट क्या कर रही है हमारी बॉडी, फाइट कर सकती है। तो उसमें दो तरह की इम्यूनिटी हम पढ़ते हैं, एक तो हम इम्यूनिटी को इनेट इम्यूनिटी के रूप में देखते हैं और एक हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। तो इनेट इम्यूनिटी क्या है, जो बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। सो इट इज अ इम्यूनिटी दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। सो यहाँ पे जो इनेट इम्यूनिटी है वो आपको बर्थ के टाइम से ही मिल जाती है। और इसमें क्या है, बहुत सारे देखिए अब यहाँ पे इनेट इम्यूनिटी 4 टाइप के बैरियर से कंसिस्ट होती है। देयर आर फिजिकल बैरियर्स, देयर आर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, देयर आर सेलुलर बैरियर्स, ठीक है। सो ये जो बैरियर्स हैं और यहाँ पे साइटोकाइन बैरियर्स भी होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो फिजिकल बैरियर्स हैं वो कौन से हैं। फिजिकल बैरियर्स ये हैं कि स्किन जो हमारी बॉडी की है वो मेन बैरियर है जो एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रिवेंट कर रही है। म्यूकस कोटिंग होती है एपिथेलियन में, जैसे कि जितने भी रेस्पिरेटरी है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल या यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है, तो इसमें क्या है कि एपिथेलियम में म्यूकस की कोटिंग होती है जो क्या करती है कि माइक्रोब्स जो है हमारी बॉडी में एंटर ना कर सकें। ऐसे हमारे पास फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स जैसे कि स्टमक में एसिड है, माउथ में सलाइवा है, आईज में टीयर है, ये भी क्या कर रहे हैं, हमें माइक्रोबियल ग्रोथ से प्रिवेंट कर रहे हैं। ऐसे सेलुलर बैरियर्स हैं, आपने देखा होगा ल्यूकोसाइट्स जैसे WBCs है हमारी बॉडी के, और जैसे कि लाइक पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर आप ल्यूकोसाइट्स को पढ़ते हो जिनमें हम न्यूट्रोफिल्स को पढ़ते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, इसिनोफिल्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, नेचुरल किलर सेल्स होते हैं। तो ये जो हैं ये भी क्या करते हैं, हमें एज अ मतलब डिफेंस प्रोवाइड करते हैं कि जो पैथोजन है उसको क्या कर सकते हैं, उसकी फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं ताकि इनकमिंग जो पैथोजन है उसको वो आगे हमें कोई मतलब इन्फेक्शन ना कॉज कर दे, कोई डिजीज़ ना कॉज कर दे, तो उससे जो है ये हमें बचाते हैं। ऐसे ही हमारे पास साइटोकाइन बैरियर्स भी होते हैं, जैसे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स में एक प्रोटीन होती है, कौन सी प्रोटीन होती है, जिसको हम इंटरफेरेंस बोल देते हैं ना। सो ये जो इंटरफेरेंस होते हैं ये प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी नॉन इन्फेक्टेड सेल से कि कोई फर्दर वायरल इन्फेक्शन से बचा जा सके। एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो इंडिविजुअल अपने लाइफ टाइम पे एक्वायर करता है, जो उसकी चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस है उस टाइम पे जो उसको ज़रूरत है। सो इसमें मेमोरी के साथ ये करेक्टराइज्ड है। अगर तो फर्स्ट टाइम उसको पैथोजन का जो अटैक होगा तो बॉडी उसको याद रखेगी कि यस इस पैथोजन का फर्स्ट टाइम पे अटैक हुआ है, तो वो प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है। और सब्सीक्वेंट जो उसका इनकाउंटर होगा उसी पैथोजन का, तो उससे सेकेंडरी रिस्पॉन्स बन जाएगा उसका, जिसको हम एनामेंस्टिक रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। तो इससे क्या हो जाता है हमारे पास, क्योंकि बॉडी में क्या प्रेजेंट है, मेमोरी सेल्स प्रेजेंट है जो क्या करते हैं उसको रिटेन करवाते हैं कि पैथोजन का अगर प्रीवियसली अटैक्ट हुआ है तो उसके जो है उससे सेकेंडरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है। बॉडी में जो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्सेज होते हैं ये किसके द्वारा कैरिड आउट है, बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा एंड टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है। बी लिम्फोसाइट्स कौन से लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो कि हमारे एंटीबॉडीज बनाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। दीज प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज बिकॉज ये एंटीबॉडी फैक्ट्रीज हैं हमारे बी लिम्फोसाइट्स। और टी लिम्फोसाइट्स किसके लिए होते हैं, जिसके लिए मतलब कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वहां पे रिसेप्टर्स जुड़ते हैं सबसे पहले उसके जाके, फिर उसके बाद वो मतलब कि बी सेल्स को सिग्नल करते हैं कि आपने एंटीबॉडीज बनानी है उसके अगेंस्ट। तो ऐसे एक इसमें मतलब मैकेनिज्म चलता है। अगर आप इसमें देखोगे कि बी सेल्स जो है तो ये क्या कर रहे हैं, मतलब जितने भी आप देखिए हमारे पास लाइट, ये तो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी आपकी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ठीक है, वो कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर हम इसका एंटीबॉडी का देखिए पहले स्ट्रक्चर ही देखें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि कई एंटीबॉडी मॉलिक्यूल बेसिकली कौन बना रहा है, बी लिम्फोसाइट्स बना रहे हैं। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल में देखिए एक एंटीजन बाइंडिंग साइट है, ये भी प्रेजेंट है, इधर भी एंटीजन बाइंडिंग साइट है, लाइट चेन्स और हैवी चेन्स इसकी प्रेजेंट ही होती हैं। तो यहाँ पे जो है मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर सकता है, एंटीजन का मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे आ सकता है, बाइंडिंग कर सकता है, ठीक है।
तो इसके लिए तो ये जो लाइट चेन्स हैं और हैवी चेन्स हैं ये इसमें प्रेजेंट होंगी। डिफरेंट टाइप्स की एंटीबॉडीज आपको देखने को मिलती हैं। IgA है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए जिसको बोलते हैं, जो मदर मिल्क में प्रेजेंट होती है। IgM है, IgE है, IgG है, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन गामा है हमारे पास ये। और ये जितने भी हैं, अगर आप एंटीबॉडीज का ये स्ट्रक्चर जो हमने अभी देखा तो ये ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप्स की जो ये एंटीबॉडीज हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी बना रही हैं और जितनी भी कंपोजिशन है ये बना रही हैं। देखिए कि एंटीबॉडीज ब्लड में फाउंड आउट होती हैं, तो जो रिस्पॉन्स है उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलेंगे। तो ये जो है एक्वायर्ड जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें से जो एंटीबॉडी मीडिएटेड है, ठीक है, उसमें से एक रिस्पॉन्स है। और एक होता है सेल मीडिएटेड, ठीक है। सो एक होती है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है, और एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो जो भी हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं, और जो एंटीबॉडी मीडिएटेड है ये कौन करते हैं, बी सेल्स करते हैं। सेल मीडिएटेड क्या होता है, जनरली हमारे पास क्या होता है कि ये जो मतलब जितने भी रिसेप्टर्स हैं वो टी सेल्स के ऊपर आते हैं। अगर किसी भी पैथोजन ने मतलब अटैक भी करना है तो टी सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स पहले प्रेजेंट होते हैं। वो टी सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं वही सिग्नल करते हैं उन बी सेल्स को कि यस कोई पैथोजन आ चुका है, और बी सेल्स को सिग्नल देते हैं कि आपने क्या बनाने हैं, वहां पे एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देनी है, ताकि इनकमिंग पैथोजन के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज बनाई जा सके और उसके अगेंस्ट अटैक किया जा सके। तो इस तरह से ये फंक्शन चलता है। यहाँ पे देखिए जो इम्यूनिटी है, अगर आप एक्वायर्ड इम्यूनिटी को देखेंगे तो ये दो तरह की होती है। एक हमारे पास इसकी कौन सी होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है, और एक जो है हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी होती है। तो जब भी एक होस्ट एक्सपोज होता है किसी एंटीजन से तो वो इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, लिविंग या डेड माइक्रोब की फॉर्म में होगा, ठीक है, या अदर प्रोटीन्स। तो एंटीबॉडीज जो प्रोड्यूस होंगी होस्ट बॉडी में वो प्रोड्यूस होंगी। तो ये जो इम्यूनिटी है दैट इज नॉन एज एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी स्लो होती है और यहाँ पे क्या करती है, फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स लेती है। पैसिव इम्यूनिटी कौन सी होती है कि जब रेडीमेड एंटीबॉडीज डायरेक्टली किसी भी बॉडी में एज सच इंजेक्ट की जाएं ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके उसे फॉरेन एजेंट से, तो उसको हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कलस्ट्रम है जो कि मदर का मिल्क होता है, जो येलोइश फ्लूइड है, तो उसमें इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है। तो वो क्या करता है, इन्फेंट को प्रोटेक्ट करता है। तो फीटस भी रिसीव करता है कुछ एंटीबॉडीज उस मदर से, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू ही। जैसे वो IgE होती है वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है, जो फीटस उसको वो मतलब प्लेसेंटा के थ्रू ही प्रेगनेंसी के टाइम उसको रिसीव कर लेता है, जो कि उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है कि जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, जिस एनवायरनमेंट में वो आया है उसमें प्रोटेक्शन के लिए उसमें जो एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन होनी है वो उसके लिए मेंटेन रहे और वो प्रोटेक्ट हो सके उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में। क्लियर है। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इम्यून सिस्टम की मेमोरी होती है। वैक्सीनेशन में क्या होता है कि आप एंटीजेनिक प्रोटीन्स बनाते हो पैथोजन की, या इनएक्टिवेटेड पैथोजन्स बनाते हो जो कि जनरली बॉडी में इंड्यूस किए जाते हैं। अब एंटीबॉडीज बॉडी में बन रही हैं तो एंटीबॉडीज अगेंस्ट द एंटीजन ही बनेंगी जो उसको पैथोजेनिक एजेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बन रही हैं। तो ये कौन सी वैकेंसी जो वैक्सीन्स हैं वो क्या जनरेट करती हैं, द वैक्सीन also generate memory B cells and T cells। so ये जो memory B और T cells हैं ये कौन से हैं, ये उस पैथोजन को क्विकली रिप्रेजेंट करेंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे उस सब्सिक्वेंट एक्सपोजर से, और उस जो इन्वेडर्स हैं उनको ओवरवेलम कर देंगे मैसिव प्रोडक्शन करके एंटीबॉडीज की, मतलब एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करके उसको क्या कर देंगे, खत्म करेंगे। तो यहाँ पे इम्यूनाइजेशन जो होती है वो कौन सी होती है कि अगर पर्सन इन्फेक्टेड है किसी डेडली माइक्रोब से तो क्विक इम्यून रिस्पांस जो है उसमें रिक्वायर्ड है। जैसे कि टेटनस हुआ है तो हमें डायरेक्टली क्या करना पड़ेगा, उस पर प्री फॉर्म्ड जो पहले बनी हुई एंटीबॉडीज हैं उसको इंजेक्ट करना पड़ेगा या एंटीटॉक्सिन्स को इंजेक्ट करना पड़ेगा। इवन अगर स्नेक भी बाइट करता है तो जो इंजेक्शन गिवन होता है, पेशेंट को जो इंजेक्शन दिया जाता है उसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज ही होती हैं स्नेक वेनॉम के अगेंस्ट। तो ये जो इम्यूनाइजेशन है वो कौन सी है, पैसिव इम्यूनाइजेशन। पैसिव का मतलब अब आपको समझ आ गया होगा कि पैसिव वो है कि अगर हम पहले ही जो बनी हुई एंटीबॉडीज हैं उसको एज कि यहाँ पे जो फॉरेन पैथोजन है उसके अगेंस्ट उसको, ताकि वो वहाँ पे बॉडी पे अटैक ना करे, तो हम फॉरेन एंटीबॉडीज जो हैं वो बॉडी के अंदर डाल रहे हैं उसके अगेंस्ट, पैथोजन के अगेंस्ट। ओके,
एलर्जीज देखिए हमारे पास होती हैं। व्हाट इज एलर्जी? जितना भी एग्जैगरेटेड आप रिस्पॉन्स देखते हो इम्यून सिस्टम का किसी एंटीजन के अगेंस्ट ताकि वो प्रेजेंट है, ठीक है। सो किसी भी एंटीजन के लिए जो आप इम्यून सिस्टम का एग्जैगरेटेड यहाँ पे इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स देख रहे हो जो एनवायरनमेंट में जितने एंटीजन्स प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट, तो उसको क्या बोल देते हैं? एलर्जी बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो वो इम्यून रिस्पॉन्स देंगे उनको एलर्जेंस बोला जाएगा। अब देखिए IgE टाइप की एंटीबॉडी होती है, तो ये जो है यहाँ पे ये क्या कर सकती है? प्लेसेंटा को क्रॉस करके ह्यूमन फीटस के अंदर चली जाती है, ठीक है, प्लेसेंटा के थ्रू ही। कॉमन एग्जांपल्स आप एलर्जेंस की देख सकते हो कि जैसे डस्ट में माइट्स प्रेजेंट होते हैं, पॉलन्स जो हैं, ठीक है, उनके प्रेजेंट है एंथर के, और जनरली एनिमल डेंडर्स प्रेजेंट होते हैं। एलर्जिक रिएक्शंस के सिम्टम्स क्या हो सकते हैं कि किसी पर्सन को अगर आप एलर्जी बोलोगे तो क्या होती है? तो इससे क्या हो जाती है कि उसको डस्ट के एक्सपोजर से ही उसको स्नीजिंग होने लगती है, उसकी वाटरी आइज हो जाती है, मतलब आंखों में पानी आ जाता है, उसके रनिंग नोज रहता है, हमेशा ब्रीद करने में उसको डिफिकल्टी होती है। एलर्जी होती क्यों है? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, allergy is due to release of chemical like histamine and serotonin from the mast cells। बॉडी के जो मास्ट सेल्स होते हैं उससे एक केमिकल निकलता है हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन, जिससे क्या होता है? एलर्जी होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। और कॉज ऑफ एलर्जी को डिटरमिन करने के लिए पेशेंट को क्या करना पड़ेगा? इंजेक्ट करना पड़ता है स्मॉल डोज पॉसिबल एलर्जन की, ठीक है, और फिर उसकी रिएक्शन स्टडी करनी पड़ती हैं। जैसे एंटीहिस्टामिन का यूज़ किया गया है, एड्रेनलिन का यूज़ किया गया है, स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जाता है। तो ये सिम्टम्स ऑफ एलर्जी को क्विकली क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ओके। बट जो मॉडर्न डे का लाइफस्टाइल हुआ है इससे जो इम्यूनिटी है वो हमें कम हुई है, और सेंसिटिविटी एलर्जेंस के द्वारा जो है वो क्या हुई है? सेंसिटिविटी जो है वो एलर्जेंस के लिए बहुत ज़्यादा हुई है। बहुत से ज़्यादा चिल्ड्रंस आप मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली में, मुंबई में आप देख रहे हो कि उससे जो चिल्ड्रंस हैं इंडिया के वो क्या कर रहे हैं? एलर्जी से एंड अस्थमा से जो है वो सफ़र कर रहे हैं एंटी एनवायरनमेंट से सेंसिटिविटी के लिए, ठीक है। सो दिस इज अ मेन कॉज, दैट इज दिस कुड बी बिकॉज क्यों हुआ है कि हम प्रोवाइडेड क्या कर रहे हैं? उनको अर्ली ही उनको लाइफ में एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दे रहे हैं। क्लियर है? सो अब देखिए अब हमने क्या डिस्कस करना है। हमारा इम्यूनिटी भी डिस्कस हो गया, एलर्जी भी डिस्कस हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी देखिए बॉडी की ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि वो खुद ही मतलब अपने सेल्फ सेल्स को एज मतलब कि उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है। जब बॉडी अपने ही सेल्स को वहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही है तब क्या होता है? ऑटो इम्यूनिटी होती है। मतलब कि बॉडी सेल्फ सेल्स को ही रिकॉग्नाइज करना भूल जाती है और अपने सेल्स पे ही क्या करती है? अटैक करने लग जाती है। तो ऑटोजोमल डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? ऑटो इम्यून डिजीजेज हो जाती हैं। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, तो ये जो है लोगों को हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, गठिया जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में, देसी भाषा में। इम्यून सिस्टम देखिए अब बॉडी में कौन सा है, अगर आप देखोगे जैसे लिम्फॉइड ऑर्गन्स है ना, तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स में आप कौन से देखते हो कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी में आपके पास बोन मैरो एंड थाइमस होता है, ठीक है। तो ये जो है बोन मैरो वो मेन है क्योंकि यहाँ से ही बहुत सारे सेल्स और टिश्यूज जो हैं वो बॉडी के फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है। और आरबीसीज की ग्रेट स्प्लीन भी बनती है, और स्प्लीन जो है वो सेकेंडरी है इसका लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स जनरली क्या करते हैं? यहाँ पे साइट प्रोवाइड करते हैं इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स की, ताकि वो एंटीजन के साथ इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इफेक्टिव एज अ इफेक्टर सेल बन सकें। तो वो जो इफेक्टर सेल है वो कैसे बनते हैं? इफेक्टर सेल्स जनरली क्या होता है कि जितने भी मतलब कि इनके साथ जो रिएक्शंस होती हैं इन लिम्फोसाइट्स के साथ एंटीजन की, तो वो जो एंटीजन की रिएक्शंस है वही रिस्पॉन्सिबल है कि वहाँ पे वो टी सेल्स के ऊपर ही एज सच रिएक्शंस हो रही हैं। फिर वो सिग्नल करते हैं बी सेल्स को कि आप एंटीबॉडीज बनाओ वो जो इनकमिंग पैथोजन है उसके अगेंस्ट, ठीक है जी। तो अब देखिए टी लिम्फोसाइट्स ही यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो ये बी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये क्या देते हैं आपको?
मतलब कि एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, और जो ये टी सेल्स होते हैं ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब जो स्प्लीन है वो लार्ज रिजर्वायर होता है एरिथ्रोसाइट्स का, क्योंकि ये ग्रेवयार्ड है आरपीसीज की। तो जो लिम्फ नोड्स जो हम पढ़ते हैं ये तो सारे स्ट्रक्चर्स पे ही, मतलब कि ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी पे ही, नियरली बहुत सारे पार्ट्स पे ही बॉडी पे ये प्रेजेंट होते हैं लिम्फ नोड्स। तो ये जनरली क्या होते हैं, स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डिफरेंट पॉइंट्स पे अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम लोकेटेड हैं। लिम्फ नोड्स का काम क्या होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या अदर एंटीजेंस को ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो कि किस में चले जाते हैं, विच हैपन्स टू गेट इनटू द लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड में जो चले जाते हैं। और एंटीजेंस जो इसमें ट्रैप हो जाते हैं वो क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन करवाते हैं, जो कि यहाँ पे क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स को कॉज करते हैं, तब अब इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो यहाँ पे एक लिम्फॉइड टिश्यू भी होते हैं ऐसे जो कि विद इन द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है या यूरोजेनिटल ट्रैक्ट है, तो वहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, इंपॉर्टेंट है माल्ट, ठीक है। तो जो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव या यूरोजेनिटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, जो 50% जो है ये लिम्फॉइड टिश्यूज का बॉडी में बना रहे हैं। अब देखिए एड्स जो है ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, जो कि मेन जो मतलब कि इसका अगर हम बोलेंगे कि जो डेफिशिएंसी है ये इम्यून सिस्टम में आई है, जो कि एक्वायर की गई है इंडिविजुअल के लाइफ टाइम में, और ये क्या है, कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं है, ठीक है, उसके लाइफ टाइम में ये एक्वायर्ड हुई है, ठीक है। सो इंडिविजुअल ने अपने लाइफ टाइम में इसको एक्वायर किया है, सो तभी इसका नाम एक्वायर है। सो ये डेफिशिएंसी आई है उसके इम्यून सिस्टम में, जिसको उसने अपने लाइफ टाइम में एक्वायर किया है। 1981 में फर्स्ट जो था ये एड्स रिपोर्ट किया गया था। लास्ट 25 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो ये क्या किया गया है, बहुत ज़्यादा थ्रू आउट द वर्ल्ड यहाँ पे स्प्रेड कर रही है, और ज़्यादा मोर देन 25 मिलियन पर्सन इससे मर चुके हैं, क्योंकि एड्स जो है देखिए फैटल है, और मतलब इससे डेथ हो सकती है, और इसकी जो मेडिसिन है वो अभी तक भी अवेलेबल नहीं है। एड्स ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस HIV से होती है, जो कि एक मेंबर है ग्रुप ऑफ वायरसेस का, जिस जैसे रेट्रो वायरसेस है, तो वो क्या करते हैं, इनके पास एक एनवेल्प होती है, RNA जीनोम होता है उसमें। तो ये HIV इन्फेक्शन का ट्रांसमिशन किसके साथ हो सकता है, अगर तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट रहा हो, जिस पर्सन को एड्स हो उसके साथ सेक्सुअल कांटेक्ट अगर रहा हो, या हो सकता है कि कोई कंटामिनेटेड ब्लड, जो ब्लड प्रोडक्ट्स हैं उनकी ट्रांसफ्यूजन हुई हो, या हो सकता है कि इन्फेक्टेड नीडल्स जो हैं वो किसी इंट्रावेनस ड्रग अब्यूजर्स के केस में नीडल्स को क्या किया गया है, वहां पे शेयर किया गया है, या किसी इन्फेक्टेड मदर से उसके चाइल्ड में भी हो सकती है, क्योंकि प्लेसेंटा के थ्रू भी ये जा सकती है। सो और क्या हो सकता है कि बाय अगर ठीक है शेविंग से भी हो जाता है, कि अगर ब्लेड्स जो हैं वो इन्फेक्टेड पर्सन का यूज़ कर लिया गया, ठीक है, तो तब भी हो जाता है, क्योंकि शेविंग के टाइम पे वो अगर उसमें उसका कट लगा और उसका जो ब्लड है वो उसमें चला गया, तो इन्फेक्टेड पर्सन से वहाँ चला गया, तो उसको भी, जो हेल्दी पर्सन है उसको ये एड्स कर सकता है। सो जितने भी लोग जो हाई रिस्क के हैं, मतलब इन्फेक्शन के इंडिविजुअल्स, जिनमें क्या है, जिनके मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होते हैं, सो उन वो हाई रिस्क पे होते हैं। सो सेक्सुअल पार्टनर्स एक तो मल्टीपल नहीं होने चाहिए अगर एड्स से बचना है आपने। ड्रग एडिक्ट्स कुछ होते हैं जो कि यहाँ पे इंट्रावेनसली ड्रग लेते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं, इंडिविजुअल्स जिनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवानी पड़ती है, या चिल्ड्रंस जो कि HIV इन्फेक्टेड मदर से, ठीक है, बॉर्न होंगे, तो उनको भी हाई रिस्क रहेंगे इस एड्स के। ओके तो ये इंपॉर्टेंट है कि HIV और एड्स जो है ये एक मियर टच के द्वारा या फिजिकल कांटेक्ट से नहीं होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ क्या हो सकता है कि ये बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू ही जा सकता है। तो ये इम्पेरेटिव होना चाहिए कि फॉर द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेल बीइंग, कि ये जो एड्स है, HIV इन्फेक्टेड पर्सनस हैं, तो ये फैमिली से और सोसाइटी से आइसोलेट जो है, इनको ज़रूरत नहीं है कि ये अलग रहें वहाँ से। देयर इज़ ऑलवेज टाइम लैग
लैग बिटवीन द इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ द एड्स सिंड्रोम। तो यूजुअली जो मतलब कि टाइम लैग होता है इसमें, ठीक है, मतलब कि जो इन्फेक्शन हुआ है और एड्स के जो आपके सिम्टम्स हैं वो दिखने में भी बहुत सारा टाइम इसमें रहता है, पीरियड इवन कुछ मंथ से कुछ ईयर्स तक का भी हो सकता है। यूजुअली 5 से 10 साल भी लग सकते हैं कि उसमें जो मतलब सिम्टम्स हैं वो दिख ही नहीं रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये था हमारे पास जो हमने डिस्कस किया है एड्स का। ओके, अब देखिए ऐसे ही हम कैंसर को भी डिस्कस करेंगे। तो कैंसर जो है वो मतलब जनरली देखिए कैंसर इन्फेक्टेड नहीं होता है, मेटास्टेटिक स्टेज का जो कैंसर होता है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए प्रिवेंशन जो है वो एड्स की कैसे हो सकती है, एड्स की कोई क्योर नहीं है, तो प्रिवेंशन जो है उसकी बेस्ट ऑप्शन है, बचना इससे जरूरी है। सो एक तो है कि सेक्सुअल पार्टनर्स जो हैं आपके, ठीक है, मल्टीपल नहीं होने चाहिए। यूजुअली जो इसके मेन मतलब प्रिवेंशन रहते हैं जो WHO ने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो एक तो नेशनल नॉन गवर्नमेंटल जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो हो सकते हैं, या नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। आपको ये भी पता है कि 1 दिसंबर जो है वो इसका क्या किया जाता है, 1 दिसंबर को हम एड्स डे मनाते हैं। 1 दिसंबर इज सेलिब्रेटेड एज एड्स डे। ओके, बहुत सारे NGOs हैं, ठीक है, जो भी इसकी प्रिवेंशन के लिए मतलब आगे आ सकते हैं लोगों को एजुकेट करने के लिए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे प्रोग्राम्स यहाँ पे स्टार्ट किए हैं ताकि जो HIV इन्फेक्शन है उसकी स्प्रेडिंग से बचा जा सकता है। सो देखिए सिर्फ यहाँ पे जितने भी ब्लड है जो ब्लड बैंक से, सो जितने जो HIV से सेफ है सिर्फ वही बनाने हैं, और सिर्फ जो मतलब कि सिर्फ एक पर्सन के लिए एक ही निडल यूज होगी, तो जो निडल है उसको डिस्पोज कर दिया जाएगा। सिरिंजेस जो हैं वो, ठीक है, डिस्पोज होनी चाहिए, और ऐसे फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। कॉन्डम्स की कंट्रोल करना चाहिए ड्रग अब्यूज को, और सेफ सेक्स होना चाहिए, सेक्सुअल पार्टनर ज़्यादा नहीं होने चाहिए। रेगुलर चेकअप्स जो है वो HIV के लिए होने चाहिए, सस्केप्टेबल पॉपुलेशन के लिए। सो ये स्टेप्स लिए जा सकते हैं। ओके, तो इसको बचाना नहीं है, छुपाना नहीं है इसका इन्फेक्शन। अगर इसका छुपा रहेगा तो इन्फेक्शन जो है वो और लोगों को भी होगा। तो HIV एड्स इन्फेक्टेड पीपल्स को हेल्प एंड सिंपैथी जो है वो देनी चाहिए, इंस्टेड कि आप उसको शंट कर दो, सोसाइटी उसे शंट करे, तो उससे उनको हेल्प देनी चाहिए इंस्टेड उससे, और उससे सिंपैथी उनको देनी चाहिए, हौसला देना चाहिए उनको। यस, अनलेस सोसाइटी जब इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी एज अ प्रॉब्लम टू बी डेल्ट विद इन कलेक्टिव मैनर, तो इससे जो वाइड स्प्रेड के चांसेस और ज़्यादा बढ़ते रहेंगे। तो ये तो एक मैलेडी है कि सिर्फ इसको टैकल किया जा सकता है सोसाइटी के द्वारा और मेडिकल फ्रेटर्निटीज के द्वारा, जो टुगेदर एक्ट करके इस जो स्प्रेड ऑफ डिजीज है इसको प्रिवेंट कर सकती हैं। कैंसर देखिए क्या होता है, बहुत ट्रेडेड डिजीज है ह्यूमन बींग्स की। मेजर कॉज जो है वो क्या है, डेथ है ऑल ओवर द ग्लोब। तो कैंसर जिसको है वो लीड कर सकता है, मतलब ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि इट लीड्स टू द डेथ। मोर देन मिलियन इंडियंस जो हैं वो सफ़र करते हैं। आपको पता है कि जो आप खाना बनाते हो, हम जो खाना बनाते हैं तो हम गैस के डायरेक्टली एक्सपोजर में लेके आते हैं उसको, ठीक है। तो जो आप मतलब चपाती लेते हो तो उसको आपके मदर जो है वो क्या करती हैं जनरली, ठीक है, मतलब उसके ऊपर मतलब तवे के ऊपर रख के उसको बाद जनरली जो है वो क्या कर देती हैं, वो गैस के डायरेक्ट एक्सपोजर में ले आती हैं उनको। तो गैस के डायरेक्ट एक्सपोजर से वो जो चपाती है उसके आने से भी कैंसर के रिस्क इंक्रीज हुए हैं, उसके चांसेस जो हैं कैंसर बहुत ज़्यादा मतलब उससे जो है वो स्प्रेड हुआ है। तो क्या होना चाहिए कि सिर्फ वो जो तवा है उसके ऊपर ही जो चपाती है उसको वहाँ पे, ठीक है, उसको वहाँ पे हीट देनी चाहिए, वो डायरेक्ट एक्सपोजर में नहीं आना चाहिए गैस के। क्लियर है? देखिए जो कैंसर है मतलब अगर इसका देखोगे जनरली एक तो होता है आपके बेनाइन स्टेज पे है तो फिर तो वो फैटल नहीं है, बट अगर मेटास्टेटिक होता है तो मेटास्टेटिक बड़ा खतरनाक होता है। मेटास्टेटिक का मतलब होता है ना कि वो आगे आगे जो है वो चला जाता है, मतलब मैलिग्नेंट की कंडीशन अगर उसमें है। एक तो बेनाइन होता है, बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं जो कि वो मतलब कि इतने वो हार्मफुल्स नहीं होते हैं। ट्यूमर दो टाइप्स के हैं, एक तो बेनाइन है और एक मैलिग्नेंट है।
बेनाइन ट्यूमर्स जो हैं वो कन्फाइंड रहते हैं अपनी ओरिजिनल लोकेशन तक और एज सच अदर पार्ट्स में वो स्प्रेड नहीं करते हैं। बट ये जो मैलिग्नेंट वाले होते हैं ना, ये आगे चले जाते हैं, तो इसमें मेटास्टेसिस की स्टेज आती है कैंसर में, जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है कि फाइनली जो है वो क्या कर देती है, डेथ कर देती है किसी भी कैंसर पेशेंट की। क्योंकि वो आगे आगे डिफरेंट पार्ट्स, अगर एक साइड पे भी हुआ, किसी एक पार्ट पे भी हुआ कैंसर, तो वो आगे अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी पे भी कैंसर को क्या कर देती है, स्प्रेड करती है। मेटास्टेसिस का प्रोसेस जो इसमें होता है। कॉज क्या है कैंसर का, देखिए नॉर्मल सेल्स कैंसरस सेल्स में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाते हैं, कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स में हो जाते हैं, जिससे फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं वो इससे क्या कर देते हैं, नॉर्मल सेल्स को कैंसरस नियोप्लास्टिक सेल्स में इंड्यूस करवा देते हैं। तो ये जो एजेंट्स हैं दे आर कार्सिनोजेंस, जैसे एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, यूवी रेज हैं, तो ये डीएनए को डैमेज करती हैं, जिससे नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो केमिकल कार्सिनोजेंस जो टबैको स्मोक में भी प्रेजेंट होते हैं, देखिए वो भी आइडेंटिफाई किए गए हैं एज अ लंग कैंसर का मेजर सोर्स। कैंसर जो यहाँ पे वायरसेस करता है, जिनको हम ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहते हैं, उनके पास जीन्स होते हैं वायरल ऑन्कोजेंस। फर्दर मोर बहुत सारे जीन्स जैसे कि सेलुलर ऑन्कोजेंस हैं, प्रोटो ऑन्कोजेंस हैं, ये भी आइडेंटिफाई किए गए हैं नॉर्मल सेल्स में, जो कि यहाँ पे जब एक्टिवेट किए जाते हैं सर्टेन कंडीशंस में, तो उनको ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन सेल्स की होती है और कैंसर हो सकता है। तो कैंसर की डिटेक्शन और डायग्नोसिस आप कैसे कर सकते हो, है ना, इसको डायग्नोज करना और इसकी डिटेक्शन करना तो इंपॉर्टेंट बन जाएगा ना। तो देखिए इसकी डिटेक्शन कैसे हो सकती है, अर्ली डिटेक्शन एसेंशियल है, देखिए क्योंकि ये अलो कर देगी कि डिजीज को आप सक्सेसफुली बहुत सारे केसेस में ट्रीट कर सकते हो। कैंसर बेस्ड ऑन द बायोप्सी एंड द हिस्टोपैथोलॉजिकल जो स्टडीज होती हैं टिश्यूज की और जो ब्लड की और बोन मैरोज टेस्ट जो होते हैं, ताकि सेल काउंट जो इन केस ऑफ ल्यूकेमियाज जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो उस टाइम पे भी ये पता लग सकता है, ठीक है। और बायोप्सी में क्या होता है कि एक सस्पेक्टेड टिश्यू का पीस कट किया जाता है थिन सेक्शंस में, उसको स्टेन किया जाता है माइक्रोस्कोप्स में एग्जामिन करके, ठीक है। पैथोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं वो, ठीक है, जिनको डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स की पूरी जानकारी है, तो वो माइक्रोस्कोप्स के अंदर एक बायोप्सी करके जनरली क्या करेंगे, ठीक है, उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो टेक्निक्स रेडियोग्राफी भी है, जैसे एक्सरेज का यूज़ किया गया है, सीटी कॉम्प्यूटेड टोमोग्राफी आपके पास होती है, ठीक है, जिसको हम एक्सिल टोमोग्राफी जो होती है, ठीक है, CAT कॉम्प्यूटेड एक्सिल टोमोग्राफी जिसको हम जनरली बोल देते हैं, MRI है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, ठीक है। तो ये बहुत ही असेंशियल हो जाते हैं, ठीक है। CT स्कैन भी हमारे पास होता है। तो ये कुछ जो है मतलब मेन हो जाते हैं कि आप इससे डिटेक्शन कर सकते हो। कॉम्प्यूटेड टोमोग्राफी जो है, जो क्या करती है, एक्सरेज को यूज़ करके 3 डायमेंशनल इमेज दे देती है हमारे इंटरनल्स ऑफ ऑब्जेक्ट का। MRI क्या करता है, MRI जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग वहाँ पे क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड्स देता है, ताकि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस जो हैं वो क्या कर सकती हैं, एक्यूरेटली डिटेक्ट कर सकती हैं वहाँ पे पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हमारी लिविंग टिश्यू में हो रहे हैं। एंटीबॉडीज जो अगेंस्ट आप देखते हो, ठीक है, मतलब जितनी भी आप एंटीबॉडीज देखते हो इस कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस के अगेंस्ट, जो एंटीबॉडीज हैं वो भी यूजफुल होती हैं, ताकि सर्टेन कैंसर्स को यहाँ पे क्या किया जा सकता है, डिटेक्ट किया जा सकता है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बाकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो कि इम्प्लाई की जा सकती हैं, क्लियर है, सो भी हमारे पास हो सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए कि पेशेंट्स जो हैं उनको क्या किया जा सकता है, एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स दिए जाते हैं। कौन से दिए जाते हैं, जिनको अल्फा इंटरफेरेंस कहा जाता है। ये उनके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं और उस ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल हैं, मतलब कैंसर से बचने के लिए। ये तो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही इजी टॉपिक है कि ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ जो है वो क्या है, ठीक है जी। सो जितने भी मतलब अगर आप देखते हो हमारे लिए कुछ जो ड्रग्स मेनली मतलब किसके लिए हैं और कौन सी एज जो है वो इससे वल्नरेबल है ज़्यादा, तो वो हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें आ जाता है। एक तो देखिए इसमें ओपियोइड्स होते हैं, कोकीन होती है ना। आपने पॉपी प्लांट देखा होगा, पेपावर सोमनिफेरम, ये देखिए पॉपी प्लांट है, पेपावर सोमनिफेरम जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, ये यहाँ पे एक
मतलब पॉपी प्लांट जो है इससे क्या निकलता है, एक क्विनोलिन निकलती है, ठीक है, तो मॉर्फिन है, जैसे कोडीन है, ठीक है, सो ये ऐसे केमिकल्स जो हैं वो रिलीज करते हैं। तो देखिए जनरली टेकन स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, हीरोइन एक डिप्रेजेंट हो जाता है और बॉडी फंक्शन को क्या करता है, स्लो करता है। ऐसे कैनाबिनॉइड्स होते हैं, जैसे कि आप कैनाबिस सटाइवा का देखते हो ना, भांग जो होती है, तो उससे क्या होते हैं, जो उसका फ्लावर टॉप होता है, लीव्स होते हैं, रेजिन्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं मरजुआना के लिए, हशीश के लिए, गांजा के लिए, चरस के लिए प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो इनसे ऑरल इंजेक्शन के थ्रू भी या इनको इनहेल किया जाता है, और ये किसके लिए हैं, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम्स ऑफ बॉडी, जो हार्ट के मतलब कि ये जनरली फंक्शंस है उसको अफेक्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज आर, ठीक है, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि कोकीन है जैसे, है ना, तो ये इसके लिए कौन सा प्लांट होता है, कोकीन के लिए प्लांट होता है दैट इज एरिथ्रोजाइलम कोका, ये नेटिव है साउथ अमेरिका का। तो ये देखिए न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन जो रिलीज होता है, खुशी का हार्मोन होता है जनरली ये, तो उसमें ये इन्फेक्ट करता है। कोकीन को कॉमनली हम कॉक या क्रैक कह देते हैं उसको, ये यूजुअली स्नॉट किया जाता है, और इसके पास क्या है, पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, और एक सेंस यूफोरिया की और इंक्रीज्ड एनर्जी, ऐसा लगता है कि इंक्रीज हुई है, तो उसकी सेंस प्रोड्यूस करता है। अगर आप एक्सेसिव डोज में कोकीन ले रहे हो तो उससे हेलुसिनेशंस होती हैं, मतलब आपको ऐसे लगेगा बिल्कुल, जो मतलब हम बोलते हैं ना कि ये सपने हैं झूठ मूठ के, तो वो हेलुसिनेशंस होती हैं। अदर वेल नोन प्लांट जैसे हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज जिनकी होती हैं, एट्रोपा बेलाडोना, तो बेलाडोना का होता है ये, ठीक है, एट्रोपा बेलाडोना, और दतूरा, तो इनकी भी हेलुसिनेशन प्रॉपर्टीज होती हैं। जो दतूरा खाएंगे अगर एट्रोपा बेलाडोना लेंगे तो उनकी भी हेलुसिनेशन प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके जी, जितनी भी ड्रग्स हैं, ठीक है, ड्रग्स हैं कौन सी, लाइक आपकी बारबिट्रेट्स हैं, ठीक है, बारबिट्रेट्स हैं, या आपकी एम्फेटामाइंस हैं, और आपके पास दैट इज़ बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं, और जितनी भी सिमिलर ड्रग्स हैं जो नॉर्मली एज अ मेडिसिन यूज़ की जाती हैं ताकि पेशेंट उससे कॉप करे अपनी मेंटल इलनेस के, जैसे डिप्रेशन है या जिनको इंसोम्निया है, तो ये ऑफन जो क्या की जाती हैं, अब्यूज्ड कर ली जाती हैं, मतलब कि उसका मतलब क्या किया जाता है, अब्यूज का मतलब है कि उसका दुरुपयोग किया जाता है। मॉर्फिन जो है देखिए एक इफेक्टिव सेडेटिव और पेन किलर की तरह ली जाती है, जो वेरी यूजफुल है पेशेंट्स के लिए जिनकी सर्जरी हुई है। बहुत सारे प्लांट्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं जिनकी हेलुसिनेशन प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उनके पास जो है वो 100 ऑफ ईयर से ही फोक मेडिसिन में यूज़ हो रहे हैं, हमारे रिलीजियस सेरेमनीज में, हमारे ग्लोब के रिचुअल्स में यूज़ की जा रही हैं। तो जब उस पर्सन के लिए ली जाती हैं, इस पर्पस के लिए लिए जाती हैं कि वो अदर देन मेडिसिनल यूज, मतलब उसका मेडिसिनल यूज के लिए नहीं ली जा रही, वो अदर पर्पसेस के लिए जा रही हैं, तो उससे क्या होता है, वो एक किसी भी पर्सन की फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल फंक्शंस को क्या करती हैं वहां पे, ठीक है, इन्फेक्ट करती हैं, और उससे ड्रग अब्यूज होता है। ओके, सो दिस इज़ अ मेन कि वो ड्रग अब्यूज़ जो है वो कैसे हो रहा है। तो जनरली देखिए कि क्या इसके रीजंस रहते हैं, हम मतलब एडिक्शन इसकी कैसे है और इसकी डिपेंडेंस जो है वो कैसे हो जाती है। हम देखते हैं कि हमारे जो परसीव्ड बेनिफिट्स हैं, तो ड्रग्स फ्रिक्वेंटली वहाँ पे रिपीटेडली यूज़ की जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम, ठीक है, रियलाइज करने के लिए फेल हो जाते हैं कि ये इनहेरेंट एडिक्टिव नेचर है अल्कोहल एंड ड्रग्स का। देखिए किसी भी एडिक्शन क्या है, यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है किसी भी अफेक्ट के लिए, जैसे यूफोरिया है, टेम्परेरी फीलिंग है, और जो यहाँ पे मतलब वेल बीइंग की, कि बस पर्सन को ऐसा लगेगा कि येस वो बिल्कुल ही इससे ठीक रहता है। जो तो ड्रग्स और अल्कोहल के साथ ये सारी चीज़ें एसोसिएट होती हैं, तो ये लोगों को इतना ड्राइव करती हैं कि वो और ज़्यादा उनको लें, ठीक है, और इवन व्हेन दीज आर नॉट नीडेड, जब उनको ज़रूरत भी नहीं है तब भी उसको रियलाइज करवाते हैं कि वो लें। और इवन जो है मतलब इनका यूज़ जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। रिपीटेड यूज़ ऑफ ड्रग्स से
जो टॉलरेंस लेवल है उस रिसेप्टर का जो उसकी बॉडी में वो भी बढ़ता है। तो इससे क्या होता है, कंसिक्वेंटली जो वहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, हाई डोसेज ऑफ ड्रग्स के क्या करते हैं वहाँ पे लोग मतलब जब लेने लग जाते हैं तो उससे ग्रेटर इनटेक होता है, एडिक्शन उसकी पड़ जाती है। तो ये क्या है कि क्लियरली यहाँ पे आपको माइंड में बिठा के रखना चाहिए कि अगर आप एक बार ड्रग को ले लेते हो तो उससे फॉररनर हो जाती है, उसकी एडिक्शन से चला जाता है वो, मतलब एडिक्शन लग जाती है, लत लग जाती है उसकी। तो ये जो एडिक्टिव पोटेंशियल है ड्रग और अल्कोहल की, वो यूज़र को एक विशियस साइकिल में मतलब कुचक्र में डाल रही है कि वो रेगुलर यूज़ उसका करेगा, अब्यूजिंग होगी उसकी, और ही और शी में नॉट बी एबल टू गेट आउट, फिर वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएगा। एंड इन द एब्सेंस ऑफ एनी गाइडेंस एंड काउंसलिंग, यही होता है कि जब गाइडेंस और काउंसलिंग ही अवेलेबल नहीं है तो जो लोग हैं वो क्या हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं और उनके यूज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। डिपेंडेंस एक टेंडेंसी है बॉडी की कि वो मैनिफेस्ट करेगी किसी करेक्टरिस्टिक अनप्लेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम को, अगर वो यहाँ पे रेगुलर यूज ड्रग का होता रहेगा और अब्रप्टली वो वहाँ पे डिसकंटिन्यू हो जाता है तो वहाँ पे वो उसको अनप्लेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम देगा। तो इससे क्या होगा, मतलब अगर उसका कंटिन्यूड यूज़ होना बंद हो गया तो उस पर्सन को एंजाइटी हो जाएगी, उस पर्सन को डिप्रेशन हो सकता है। तो इस तरह से मतलब ऐसा रहेगा कि वो लेथार्जिक हो चुका है, थकान महसूस होगी उसको, ठीक है। सो इस तरह से मतलब उसकी शेकीनेस रहेगी, उसके बीच में नोजिया रहेगी, जी मचलाएगा, स्वेटिंग आएगी, पसीना रहेगा, तो ऐसे होंगे उसके बीच में। व्हाट आर द इफेक्ट्स, देखिए अब इसके इफेक्ट्स होंगे क्या कि जो आप इसका एक्सेसिव यूज़ कर रहे हो। द मोस्ट कॉमन वार्निंग साइंस जो आप ड्रग एंड अल्कोहल के देखते हो वो यूथ के अंदर देखते हो। एक तो उसके एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है उसके अगेंस्ट देखते हो कि हाँ उसके एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तब वो यूज़ कर रहा है इसको, या अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस है उसकी स्कूल कॉलेज में, या उसका पर्सनल हाइजीन में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। सो जो विड्रॉल हो रहा है या आइसोलेशन है या डिप्रेशन में या फटीग में या एग्रेसिव बिहेवियर में या उसके रेबलिज्म बिहेवियर में और उसकी डिटोरिएटिंग रिलेशनशिप्स में फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, या उसकी हॉबीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, या उसका स्लीपिंग में चेंज हुआ है, ईटिंग हैबिट्स में, या फ्लक्चुएशन हुई है वेट एंड एपेटाइट में, तो तब उसको वो एडिक्ट हो जाता है इसका। सो ये मतलब क्या कॉज कर रहे हैं, दोज हु टेक ड्रग इंट्रावेनसली, मतलब डायरेक्टली इंजेक्शन लेते हैं वेन्स में नीडल या सिरिंज को यूज़ करके, वो ज़्यादा यहाँ पे एक्वायर कर लेते हैं इन्फेक्शन एड्स का, हेपेटाइटिस वी का, और ये वायरसेस रिस्पॉन्सिबल हैं डिजीज़ के लिए कि किसी भी एक पर्सन से अनदर पर्सन में वही इन्फेक्टेड नीडल अगर सिरिंज शेयर हो रही है तो उससे ये इन्फेक्शन हो जाता है। सो बहुत सारे एड्स एंड हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस तो क्रॉनिक इन्फेक्शंस हैं, अल्टीमेटली वो फेटल हैं, मतलब डेथ कॉज कर सकते हैं, और एज अ सेक्सुअल कांटेक्ट और इन्फेक्टेड ब्लड से भी वो जा सकते हैं। ओके ऐसे देखिए जो अल्कोहल का यूज़ किया जाता है एडोलेसेंस एज में, उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पे क्या है, हैवी ड्रिंकिंग जो है एडल्टहुड में इससे हो जाती है। क्रॉनिक यूज़ जो ड्रग्स का है, अल्कोहल का है, वो नर्वस सिस्टम को और लीवर को भी डैमेज करता है, लीवर को डैमेज करता है तो क्रिहोसिस होती है। ओके तो ये जो यूज़ है ड्रग्स का, अल्कोहल का प्रेगनेंसी के टाइम, ये भी एडवर्सली उस फीटस को भी अफेक्ट करता है। अनदर मिसयूज ड्रग्स का क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन तो टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन भी जो है वो लगाते हैं कि उनकी एथलेटिक एक्टिविटी, विग्रस एथलेटिक एक्टिविटी जो है ना वो इंक्रीज़ हो सके। तो ऐसे वो ड्रग्स भी बहुत सारी लेते हैं एथलेटिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करने के लिए, परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ये जो मिस यूज़ नारकोटिक एनाल्जेसिक होते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होते हैं, डायरेटिक्स होते हैं, कुछ हार्मोन्स होते हैं इन स्पोर्ट्स, ठीक है, ताकि वो मसल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर दें या बल्क में वहाँ पे बढ़ा दें और एग्रेसिवनेस लेके आएँ और इंक्रीज़ हो जाए एथलेटिक परफॉर्मेंस, तो उसके लिए यूज़ होते हैं। तो देखिए इनका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स का फीमेल में क्या होता है, मैस्कुलिनेशन आ जाती है, जैसे मेल्स की तरह फीचर्स आने लग जाते हैं, एग्रेसिवनेस इंक्रीज़ हो जाती है, मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स फीमेल्स में रहते हैं, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है फेस एंड बॉडी के ऊपर, ठीक है, बियर्ड भी आ जाती है कईयों में, तो एनलार्ज
एनलार्जमेंट हो जाती है, जो क्लाइटोरिस है मतलब उसके जेनिटल ट्रैक्ट की, वल्वा की जो क्लाइटोरिस है वो एनलार्ज हो जाती है इससे, उसकी जो वॉइस है उसकी डीपनिंग हो जाती है। मेल्स में इसके क्या रहते हैं, एक्ने हो जाते हैं अगर हम देखेंगे, एग्रेसिवनेस जो है वो उसमें इंक्रीज होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, टेस्टिकल्स का जो साइज है वो डिक्रीज करने लग जाता है, रिडक्शन आती है उसमें, स्पर्म प्रोडक्शन कम होने लग जाती है, पोटेंशियल किडनी के लिए लीवर डिसफंक्शन होने लग जाता है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होती है लाइक फीमेल्स की तरह हो जाती है, प्री मेच्योर बाल्डनेस आ जाती है, गंजापन आ जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज करती है, जनरली वो 45 प्लस में होती है, बट इससे क्या हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड पहले ही एनलार्ज करने लग जाती है, जिससे यूरिनेशन में प्रॉब्लम आती है, फिर फ्रीक्वेंट जो यूरिनेशन है, यूरिनेशन करते टाइम वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, अगर वो बोलते हैं ना गदोल बड़े हुए हैं, तो ये परमानेंट जो इसका वो क्या करते हैं, प्रोलॉन्ग्ड यूज के साथ इसमें परमानेंट इसको अफेक्ट करेंगे। तो एडोलेसेंट मेल फीमेल यहाँ पे जो यहाँ पे क्या है, वहाँ पे सीवियर फेशियल बॉडी एक्ने उनमें हो जाते हैं, प्री मेच्योर क्लोजर हो जाता है ग्रोथ सेंटर्स ऑफ लॉन्ग बोन्स का, जिससे उनकी ग्रोथ भी जो है वो क्या लग जाती है, स्टंटेड हो जाती है ग्रोथ। तो क्या प्रिवेंशन है, क्या उसका कंट्रोल है? एक तो देखिए पीयर प्रेशर रहता है इसका कि यस फैमिली अगर मतलब जितने भी रिलेटिव्स हैं, ठीक है, तो या जितने भी फ्रेंड्स हैं, जनरली फ्रेंड सर्कल के जो हैं, तो वो उनका पीयर प्रेशर रहता है, तो जो अनड्यू करना है उस पीयर प्रेशर को, बहुत सारे टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, या सोसाइटी के जितने भी हैं रिलेटिव्स हैं, वो यहाँ पे इसको, ठीक है, मतलब पार्ट ले सकते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। तो पहला रहेगा कि अनड्यू पीयर प्रेशर जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। हर एक बच्चे का क्या होता है, उसकी चॉइस होती है, उसकी पर्सनैलिटी होती है, तो वो क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, नर्चर करनी चाहिए। एक चाइल्ड को कभी भी पुश नहीं करना चाहिए अनड्यूली कि वो परफॉर्म कर सके बियॉन्ड दिस, बियॉन्ड हिज और हर थ्रेशोल्ड लिमिट्स की, बीट स्टडीज, स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज़ के लिए चाहे कुछ भी हो, तो उसको फोर्स नहीं करना चाहिए। पहली बात तो ये है। एक तो पीयर प्रेशर होता है ना कि नहीं, कि उसके कारण जो दोस्त हैं वो लत लगा देते हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात है एजुकेशन एंड काउंसलिंग होनी चाहिए, उनको काउंसलिंग करनी चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए उनको, ताकि वो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या उनके स्ट्रेसेस हैं उनको फेस कर सकें, जितनी भी डिसअपॉइंटमेंट्स उनको एक्सेप्ट कर सकें, फेलियर्स एज अ पार्ट ऑफ लाइफ वो एक्सेप्ट कर सकें, और वर्थवाइल उनको चैनलाइज किया जा सके चाइल्ड की एनर्जी को, कि वो हेल्थ परस्यूट्स में लाइक स्पोर्ट्स में, रीडिंग में, म्यूजिक में, योगा में, और कैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो पार्ट लेके अपनी इसको हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। पेरेंट्स से देखिए, पीयर्स से जो है वो हेल्प लेनी चाहिए, हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स शुड बी सॉट इमीडिएटली, ताकि वो यहाँ पे गाइड कर सके उन्हें अप्रोप्रिएटली। हेल्प जो है वो इवन यहाँ पे क्लोज और ट्रस्टेड फ्रेंड्स से भी ली जा सकती है। बिसाइड गेटिंग प्रॉपर एडवाइस टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम, यहाँ पे वो क्या करेंगे, उनको मतलब दिस वुड हेल्प यंग टू वेंट देयर फीलिंग्स ऑफ एंजाइटी और गिल्ट, तो उससे वो क्या होगा, छुटकारा तो मिलेगा उन्हें कि वो जो एंजाइटी और गिल्ट की फीलिंग रखते हैं। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, देखिए पेरेंट्स जो हैं उनको अलर्ट करना चाहिए, टीचर्स को अलर्ट करना चाहिए कि वो वहाँ पे जितने भी डेंजर साइंस हैं, ये सारे जितने भी हमने डिस्कस किए हैं, इनके द्वारा उनको मतलब डेंजर साइंस के बारे में उन बच्चों को भी अलर्ट करना चाहिए। हर एक फ्रेंड, इवन फ्रेंड, अगर वो वहाँ पे कुछ को अगर देखते हैं कि उनके फ्रेंड्स अगर ड्रग्स में हैं या उनका कोई फ्रेंड अल्कोहल लेता है, तो वो उनको हेजिटेट नहीं करने चाहिए उनको कि यस कि वो पेरेंट्स के वहाँ पे नोटिस में नहीं लेके आएंगे, उनके घर वालों को नहीं बताएंगे कि आपका बच्चा ये कर रहा है, वो बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, डेंजर साइंस पहले से ही देखने चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम पढ़ते हैं ना, इस तरह से होता है। तो सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, कि अगर यहाँ पे देखिए बहुत सारे इन फॉर्म ऑफ हाईली क्वालिफाइड आपके पास साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, डी एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स हैं जो इस इंडिविजुअल्स को हेल्प करेंगे जो अनफॉर्चुनेटली उस ड्रग्स या अल्कोहल अब्यूज़ में आ चुके हैं। तो इस हेल्प से जितने भी अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं सफिशिएंट एफर्ट्स के साथ और विल पावर के साथ इस प्रॉब्लम से कंप्लीटली छुटकारा पा सकते हैं और परफेक्टली एक नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफ जी सकते हैं।
दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। कंप्लीट चैप्टर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। स्टे कनेक्टेड विद मी, ऐसे हम और भी चैप्टर्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन, पर डे पर चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, बाय बाय। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ओके, बाय बाय।